सबसे पहले मैं आप सभी को इंटरनेशनल फोरम फॉर द प्रमोशन ऑफ होम्योपैथी के जो भी पदाधिकारी हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की सबसे बड़ी समस्या है खून की कमी, रक्त की कमी। किन्हीं भी कारणों से, कहीं से भी, किसी कारण से भी रक्त की कमी होने से, चाहे वो कोई भी कारण हो, हमें परेशानी का अनुभव होता है और रक्त के कारण से कई बीमारी हमारे शरीर में प्रभाव दिखाती है। हमें आज जो बताना है क्लिनिकल अप्रोच फॉर द एनीमिया इन होम्योपैथी, हमारा अपना अप्रोच क्या होगा उसके लिए मुझे बताना है। आरबीसी स्वस्थ रक्त कणिकाओं की कमी में कुछ खराबी आ जाने से, जिसके कारण से हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं हो पाती है, वो ब्लड की कमी होने से, चूंकि हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर है और वो शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन की मात्रा बराबर पहुंचाने के कमी के कारण से हमें तमाम तकलीफें होती, जिसका कई कारण है। उस कमी की पूर्ति के लिए मुख्य कारण की पहचान करना बहुत जरूरी है। हमारा इलाज भी उसी पर निर्भर करेगा कि हम होम्योपैथी, चूंकि कॉजेशन पर निर्भर करते हैं कि हमें मूल कारण का पता लगाना होगा, तभी हम उस चीज को दूर कर पाएंगे। इसलिए हमें कारण ढूंढना ही होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ कारण, जैसे जेनेटिक फैक्टर, अनुवांशिक कारण हैं जिसके कारण से, जैसे थैलीसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, प्लास्टिक है, इन सब पर हमें खून की कमी अक्सर देखी जाती है, जिसके लिए हमें चिंतन का विषय रहता है। एक्सेसिव ब्लीडिंग किसी कारण से हो, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, चाहे वो अचानक ब्लीडिंग किसी कारण से हो, वो भी एनीमिया का कारण बनती है। मासिक रोग, जिसमें माहवारी में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, जिसके कारण से धीरे धीरे खून की कमी होने लगती है, वो भी एक कारण है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, अक्सर देखा गया है कि खून की कमी, आयरन सप्लीमेंट अगर हम नहीं लेते हैं, हमारे खाने में ऐसा नहीं होता है या कोई अंदर बीमारी है तो भी होता है। सबसे ज्वलंत समस्या आज की जो है कैंसर है, जिसके कारण से इंटरनल ब्लीडिंग होती रहती है। धीरे 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 हमें उस कमी से हमें सफर करना होता है। स्प्लीन, जैसा कि हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का हेमोपाइटिक सेंटर है स्प्लीन, जो कि आरबीसी सिंथेसिस करता है। तो हमें बोन मैरो, लीवर, स्प्लीन, ये सब, इन सब में भी अगर कोई कमी आती है तो हमें खून की कमी दिखाई देती है, जिससे हमें बात करना होगा। कुछ और कारण भी, जैसे हमने बताया, विटामिन बी12 की डिफिशियंसी हो जाने से भी एनीमिया होता है। फोलेट, फोलिक एसिड, अक्सर देखा गया है कि गर्भावस्था के समय अक्सर डॉक्टर फोलिक एसिड प्रेस्क्राइब करते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि चूंकि विकास हो रहा है तो हमें आयरन की कमी ना हो, फोलिक एसिड की कमी ना हो, तो उसके लिए हमें फोलिक एसिड डिवाइड किया जाता है, उसकी कमी होती है। आयरन डिफिशियंसी, जैसा मैंने आपको बताया, कोई पुरानी बीमारी चली आ रही बहुत समय से, तो उसके कारण भी हमारी आरबीसी की सिंथेसिस होने में गड़बड़ी होती है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन, और आपको बताना चाहूंगा कि आरबीसी कई हजारों में, मिलियंस में हीमोग्लोबिन कैरी करती है, और हीम आयरन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो ही हमारे ऑक्सीजन को लेकर के शरीर के सभी अंगों में लेके जाता है। हेमोलिटिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलीसीमिया, कई प्रकार की एनीमिया है जिस पर हमें समझना होता है, और उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम में अक्सर देखा गया है कि बोन मैरो इन्वॉल्वमेंट कहीं हुआ, लिम्फोमा है, ल्यूकीमिया है, माइलोडिस्प्लेसिया है, मल्टीपल माइलोमा है, प्लास्टिक एनीमिया है। कभी कभी धीरे धीरे ब्लीड, मैंने कई ऐसे केसेस में देखा कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा नहीं हो रही, लेकिन धीरे 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 ब्लड लॉस हो रहा है, जिसके कारण से एनीमिया डेवलप हो जाती है। हमें इस पर भी, और सडन ब्लड लॉस हो जाए तो भी आरबीसी और हीमोग्लोबिन पर इफेक्ट पड़ता है। अक्सर बीमार कुछ कारणों से है, कई बीमारी है, लेकिन हम देखते हैं कि पेशेंट जब मरीज आकर के हमें बताता है कि हमें कमजोरी लग रही, शारीरिक कमजोरी, सांस लेने में कठिनाई, थकान का होना, धड़कन बढ़ जाना, शरीर के अंगों का पीलापन दिखाई देना, कई बार पीलिया में अक्सर देखा गया है कुछ एनीमिक कंडीशंस में, त्वचा में बार बार ऐसा फीलिंग होना कि ठंड लग रही है, बाल का झड़ना, एक नाखून पर जो शिकायत होती काइलोनेचिया, जिसमें नाखून इन्वर्टेड चम्मच जैसे आकार के होने लगते हैं। कई बार कब्ज बना रहता है और हम समझते हैं कि हमें कब्ज इन्हीं कारणों से, लेकिन हो सकता है कि उसके पीछे हमारे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन का कहीं ना कहीं रोल है। चक्कर आना, मूर्छा आना, टैकीकार्डिया, अक्सर देखा गया कि थोड़ा सा काम किए, एक्सर्शन किए कि हमें, हमारी धड़कन बढ़ जाती है।
मल का रंग बदलना, ब्राउनिश, येलोइश, कई ऐसे रहते हैं जिनका कारण हमारी खून की कमी होती है, जिसको हम बाद में समझ पाते हैं, जब जांच करवाते हैं तो हमें पता चलता है स्प्लीन। स्प्लीन रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है, जो हेमोपोएटिक सेंटर कहा जाता है। उसमें अगर कोई कमी हो गई, बहुत समय से मलेरिया बुखार या कोई बीमारी है, तो भी हमें ये लक्षण उसके दिखाई देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इफेक्ट्स उससे क्या होते हैं। सर्कुलेटरी इफेक्ट क्या है, बायोकेमिकल इफेक्ट है, मैरो इफेक्ट क्या होंगे। अगर सर्कुलेटरी इफेक्ट है तो हमारे हार्ट रेट बढ़ जाते हैं। अगर खून की कमी हुई तो पंपिंग करना है, पल्पिटेशन ज्यादा होगा, खून की कमी, अपने पास स्टॉक नहीं है, हार्ट को पंपिंग करना, तो टेकीकार्डिया होगा, उसकी कमी से होगा। बायोकेमिकल चेंजेस होते, खास करके 2,3 डाई फास्फो ग्लिसरेट जो मेन काम करता है, उसका काम है कैरिंग का काम करना, हीमोग्लोबिन को साथ में ऑक्सीजन कैरी कराना। अगर उसकी कमी हो गई तो धीरे धीरे अंदर से गड़बड़ होने लगती है। लेकिन अक्सर पेशेंट आके कहता है कि हम रेस्ट कर लेते हैं तो मुझे आराम मिलता है। तो इस तरह की स्थितियां निर्मित होती हैं। चूंकि ऑक्सीजन कैरिंग कंपाउंड जो है, एलिमेंट है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन की कमी से ऑक्सीजन की कमी होगी। जैसे इस्केमिक हार्ट डिसीज हम पढ़ते हैं, कई ऐसी कंडीशन में जहां मायोकार्डियम पर चेंजेस आते हैं, फैटी चेंजेस देखते हैं, तो उसका फंक्शन बंद हो जाता है। तो होगा क्या, वो चेंजेस सर्कुलेटरी इफेक्ट लाता है, धीरे धीरे हमें कमजोरी होने लगती है और कार्डियक फेलोर की स्थिति में चला जाता है। पता चला कि वो हीमोग्लोबिन, उसकी रक्त की कमी है, जिसके कारण से इफेक्ट होगा। अक्सर हम देखते हैं कि 30-35 साल के, आजकल तो 25 साल में भी फैटी लीवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 दिखाई देता है। उसका कारण भी हमारे डाइजेशन से संबंधित कुछ होता है। किडनी पर जो इफेक्ट होता है, अगर ऑक्सीजन की कमी हो, रेनल फेलोर के केस में अक्सर देखा गया है, और इरिथ्रोपोइटिन सेंटर उसके डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे रेनल फेलोर, ट्यूबुलर सिस्टम फेलोर हो जाता है, तो हाइपरप्लेसिया की स्थिति निर्मित होती है। अब बात आती है कि ये तो हमने इन ब्रीफ बताया कि एनीमिया क्या है। एनीमिया डिटेल में जाने की हमें आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पैथोलॉजी और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन हमने और फिजियोलॉजी एनाटॉमी पढ़ चुके हैं। हमें टीचर को टीचिंग बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो एक छात्र हूँ। मुझे ये बताना है होम्योपैथी अप्रोच पॉइंट को लेकर के कि मेडिसिन का एक्शन कैसे होता है, फिजिकल शरीर के विकास के लिए आवश्यकता क्या है और मानसिक विकास के लिए आवश्यकता क्या है। इसीलिए शायद कॉन्सेप्ट हमारे मास्टर ने बनाया होगा कि डायनामिक प्लेन पर मेडिसिन काम करती है, वाइटल फोर्स का कॉन्सेप्ट आया, पोटेंटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। तो हमने जो समझा है, जो सीखा है कि फिजिकल प्लेन पर मेडिसिन, कोई भी पदार्थ का एक्शन दो तरह के होता है, डायनामिक प्लेन पर होता है और फिजिकल प्लेन पर होता है। अगर मटेरियल प्लेन पर, फिजिकल प्लेन पर कोई एक्शन होता है तो हमें मटेरियल डोज की जरूरत होती है, और जहां मटेरियल डोज दिया जाना है हमें लो पावर देना चाहिए और देने का प्रावधान है। डायनामिक प्लेन पर काम करना है तो पोटेंटाइज देना चाहिए। एक चिकित्सक को होम्योपैथी, अगर होम्योपैथ चिकित्सक है, तो जैसा हम अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर पढ़े हैं, चूंकि फिलॉसफी का टीचर हूं, तो हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए जो केस आपके पास आया, जरूरी नहीं कि सारे केस क्यूरेबल होंगे, हमारी स्कोप एंड लिमिटेशन हमें पता होनी चाहिए। क्यूरेबल है, इनक्यूरेबल है या डिफिकल्ट टू क्योर है, हमें एक होम्योपैथ का जो होम्योपैथी अप्रोच की बात की गई है, तो उस पर हमने बताने की कोशिश की है कि केस क्यूरेबल है या नहीं है। पुरानी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट फाइंडिंग से देख करके हमें पता चल जाएगा। हमें लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उस हिसाब से निर्धारित करना होगा। ये नहीं कहना होगा कि हम कोई भी केस बिल्कुल क्योर कर देंगे, हमारी लिमिटेशन को, हमारी स्टडी को देखना होगा। डिफिकल्ट टू क्योर एक केस ऐसी है कि जिसमें डिफिकल्टी है, क्योर माने क्योर हो सकता है, बट देयर इज डिफिकल्टी है, उसको रेक्टिफाइड कैसे करेंगे। और बेसिक ऑब्जेक्ट, जैसा सेकंड एफोरिज्म में कहा कि रिमूवल ऑफ कॉज इन इट्स होल एक्सटेंट, पूरी रूप से, संपूर्ण रूप से किया जाए, विच इज बेस्ड ऑन इजीली कंप्रेहेंसिव प्रिंसिपल, हमारे नियमों में, सिद्धांतों का रहे, रिमूवल ऑफ द ऑब्स्टिकल टू क्योर। दूसरा सबसे बड़ी बात है, किसी भी चिकित्सा में हमें आहार विहार पर ध्यान रखना होगा, जिसको हम कहते हैं कंसिडरेशन ऑफ डाइट एंड रेजिमेन। अगर आहार विहार बराबर रहे, हम कोई भी मेडिसिन सेलेक्ट करें, लेकिन हमारे आहार और विहार व्यवहार में अगर परिवर्तन होगा तो शायद हम अपनी सही मेडिसिन का भी इफेक्ट नहीं देख पाएंगे। होम्योपैथी अप्रोच है क्या? हम शुरू से कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच एंड इंडिविजुअल स्कोप। अक्सर हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि परसीव ए मैन हु इज सिक, जानो बीमार कौन है, बीमार मन है या शरीर है। परसीव करना होगा, परसेप्शन ही जरूरी होगा।
तो हमें होलिस्टिक कॉन्सेप्ट यही सिखाता है, ये कहता है कि माइंड एंड बॉडी का जब तक कोऑर्डिनेशन होगा, समन्वय नहीं होगा, तब तक हम रूट कॉज को नहीं जान सकते हैं। इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट मानना ही होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि दो पदार्थ एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो हमें इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट के आधार पर भी, व्यक्ति के आधार पर भी सिलेक्शन करना होगा और उसको उस तरह की मेडिसिन चयन करना होगा। मैं एक केस अपना दिखाना चाहूंगा जो मैं अपने पेशेंट को देखा हूं। चूंकि मेरे दिमाग में आया कि पहले मैं मेडिसिन बता दूं कि कौन कौन सी एनीमिया की मेडिसिन होती है, उससे अच्छा है कि मैं कोई एक केस है, मे भी हो सकता है कि होम्योपैथी की गाइडलाइन जैसा कि प्रेस्क्राइब की गई हैं कि सिंगल डोज होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ 30 साल की प्रैक्टिस में कि अगर केस क्यूरेटिव नहीं है, इनक्यूरेबल है, डिफिकल्ट टू क्योर है और पहले से कोई एलोपैथी या कोई दवा ले रहा है, कोई बीमारी गंभीर है, तो हमें पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट को अडॉप्ट करना होगा और पैलिएशन करने के लिए हमें लो पावर मेडिसिन पर, 1 या 2 मेडिसिन पर जाना होगा। शायद हमारे मास्टर हैनीमैन होते तो अब तक नई एडिशन, 6th एडिशन के बाद 7th 8th एडिशन भी आया होता, जैसा साइंस में आता है। तो मैं केस आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि पेशेंट 48 साल का है, यही हमारे पास में 74 नंबर स्कीम में रहता है। उसकी बेसिक कंप्लेंट जो लेकर के आया था, बाद में जब उसकी रिपोर्ट हमने देखी तो जो फाइंडिंग की, सीवियर हेडेक, उसको ऐसा लगता था मेरे सिर पर पूरा ब्लड एक साथ पहुंच रहा है, खून, चक्कर आना, और जिस साइड में सिर दर्द होता है उसी साइड में लेटने से उसको आराम मिलता है। अक्सर हर सप्ताह उसको तकलीफ होती रहती थी और पेट थोड़ा सा भी खाना खा ले भारी हो जाता है। स्प्लीन की तरफ उसको खुद ही पता हो गया था इतने डॉक्टरों को दिखाने के बाद कि उसके स्प्लीन बढ़ी हुई है। डॉक्टरों ने बताया और मुझे भी बताया कि हमारी स्प्लीन बढ़ी हुई है, और उसका इफेक्ट ये देखा जाता था कि जब वो खाना खाने के लिए खाना खाता था तो उसको खाना के पहले ही भोजन देख करके उसको उल्टी जैसा लगने लगता था। जो उसकी कंप्लेंट थी, वो हमेशा कहता था कि मेरे पीठ में दर्द हो रहा। हमने कहा अच्छा पीठ बताओ, तो पीठ में क्या, रीनल एंगल, जैसा हम एनाटॉमी में हम लोग पढ़ते हैं कि किडनी की पोजीशन पर रीनल एंगल में दर्द बताता था। क्योंकि जब रिपोर्ट हमने उसकी ब्लड रिपोर्ट देखी तो उसमें एल्यूमिनेरिया, उसको बार बार यूरिन जाने की शिकायत थी, ऐसा लगता था कि यूरिन आई और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मुझे जाना पड़ेगा। जब उसकी रिपोर्ट हमने देखी तो उसके रिपोर्ट में नेफ्राइटिस एंड सीकेडी लिखा हुआ था। ये कंफर्म हो गया कि वो विगत 6 सालों से वो कोई न कोई एलोपैथी दवा ले रहा है। हमेशा वो कहता था चेस्ट भारीपन लग रहा, सीने पे दर्द हो रहा। सीने पे दर्द वो कोई मेडिस्टनम पे नहीं बता रहा था, वो कहता था कि मेरे हार्ट में दर्द हो रहा है, और हमेशा सफोकेशन फीलिंग होती थी। हम लोग भी माइटल स्टेनोसिस में, एंजाइना पेक्टोरिस में, कई ऐसे उसमें डिसिनिया और ब्रीदिंग डिफिकल्टी, चेस्ट कैक्टस में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, और हमेशा गर्दन पे उसको दर्द हुआ करता था। उसकी फाइंडिंग में जो हमें मिला था, मलेरिया है, ब्लड प्रेशर था, और उसको शुगर की शिकायत, डायबिटीज मेलाइटिस 5-6 साल थी। किसी एक डॉक्टर ने सीकेडी भी लिखा था कि उसको किडनी की है। देखने से पफी फेस हमेशा लगता था जैसे पीला पीला उसका चेहरा, आंखों के नीचे अक्सर सुबह आता था तो आंखों के नीचे स्वेलिंग बनी रहती थी, और वो हर चीज से बड़ा सेंसिटिव था, इमोशनल इतना हो गया था, और बार बार कहता था कि डर बना रहता था कहीं मैं मर ना जाऊं। तो वो हमेशा कंफ्यूजन में रहता था, कंसंट्रेट नहीं कर पाता। जॉब था, सरकारी जॉब था, लेकिन धीरे धीरे उसका जॉब की स्थिति भी है, डिप्रेशन बना रहता था, और वो चाहता था कि मेरे साथ कोई रहे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं। हमेशा उसके पैरों में दर्द, और अक्सर जो किडनी के केस में, रेनल केस में देखा जाता पिटिंग एडिमा होता है, हमेशा उसको स्वेलिंग बनी रहती थी। हमने इन्वेस्टिगेशन भी उसके देखा, जैसे कि 83 से 104 तक हम केस टेकिंग पढ़ते हैं। केस टेकिंग में गाइडलाइन जो बताएगी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस आप देखें, तो हमने देखा कि हीमोग्लोबिन उसका 5.40 था, आरबीसी 2.17 था, यूरिया उसका हायर लेवल पे था, 150 था, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 70.9 था, सीरम कैल्शियम 6.98 था, फास्फोरस हायर लेवल पे था, एल्कलाइन फास्फेट, प्रोटीन लोअर लेवल पे हमेशा था, और एल्ब्यूमिन चूंकि ज्यादा था, उसके यूरिन में भी एल्ब्यूमिन दिखाया है, आगे की रिपोर्ट में लिखा है 3.4। सीरम क्रेटेनिन हमेशा बढ़ा हुआ मिला था, उसका 16.83 था। हमारी रिपोर्ट में मैंने ऑब्जर्व किया कि केस के बाद सीरम क्रेटेनिन लेवल हमने डाउन किया,
काफी नीचे आया, यूरिक एसिड बढ़ा था। तो दर्द इसलिए भी होता था कि छोटे छोटे जोड़ों में नहीं, ग्रेड टो में पहले लिख के आया था कि मेरे अंगूठे में दर्द होता है, रेडनेस बनी रहती थी, लेकिन ज्वाइंट्स पेन उसको था। उसका यूरिन एग्जामिनेशन की रिपोर्ट थी, उसमें प्रोटीन प्लस था, पस सेल्स 4 to 5 था, बहुत ज्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं दिख रही थी, लेकिन ब्लड जरूर था उसके यूरिन में। हमने टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बताया। अब टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे कई चीजें कही गई हैं। हमने देखा है कि सबके अपने अपने व्यू होते हैं किस हिसाब से बनाना। कहीं कहते हैं लॉजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द साइन एंड सिम्टम इज कॉल्ड टोटलिटी, कहीं कहते हैं कि सम टोटल ऑफ द सिम्टम जो बन नहीं सकता, कहीं लॉजिकली कंबाइंड जो हमने समझा है कि माइंड और बॉडी का समन्वय हो, जिसमें सर्कमस्टांसेस मोडालिटी बनी हो, और हम कंकॉमिटेंट सिम्टम्स को ध्यान रखते हुए प्रिस्क्राइब करें। हमने एक टोटलिटी बनाई, पफी स्वॉलन फेस, एनीमिक लुकिंग, बैग लाइक, आंखों के नीचे स्वेलिंग थी जो दिख रही थी, हमेशा कमजोरी। वो कहता मैं कहाँ कहाँ बताऊं, हाथ काम नहीं करता, पैर काम नहीं करता, कमजोरी बनी हुई है। पीठ पे उसको खुजली की शिकायत थी, और हमेशा ओरिनल एंगल पेन बताता था, यूरिन की शिकायत थी, चेस्ट पर भारीपन बना रहता, धड़कन की सबसे ज्यादा करता था डॉक्टर, अब मैं आधा किलोमीटर भी चल रही हूँ तो मुझे पल्पिटेशन बढ़ जाता, ब्रीदिंग की शिकायत होती। स्वाभाविक बात है, मैं मान के चलूं कि चूंकि बीमार इतने सालों से, क्रिएटिनिन कम है, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें कहीं डायलिसिस ना करना पड़े, तो इसलिए वो एंजाइटी में रहता था, कंफ्यूजन था, काम नहीं कर पाता था, और डिप्रेशन सबसे ज्यादा था। हमेशा लगा रहता था कि कहीं मैं मर ना जाऊं, हर बात में रोने लगता था, और कंसंट्रेशन पुअर हो गया। इसीलिए शायद बीमार के कारण से हमेशा कंपनी लाइकिंग उसकी होती थी। हमने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है मेरा अपना अनुभव है, हो सकता है कि होम्योपैथी की गाइडलाइन जैसा कई लोग कहते हैं कि ऐसा देना चाहिए वैसा देना चाहिए, मेरे अनुभव जो हमने इस 25 सालों की प्रैक्टिस में देखा, कई बार एक डोज दे करके भी देखा, कई बार कॉम्बिनेशन डोज दे करके भी देखा, क्योंकि पेटेंट डोज का ढेर सारा जो सीसीआरएच ने भी कई पेटेंट मेडिसिन पर काम करना शुरू किया है। तो एपिसमेल 200 की एक डोज हमने दिया। कैलकेरिया आर्स मैंने देखा कि उस बोरिक के मेटेरिया मेडिका में हीमोग्लोबिन आरबीसी लिखा हुआ, आरबीसी डिस्ट्रक्शन एंड डिफिशियंसी ऑफ आरबीसी हीमोग्लोबिन। मैंने फेरम फास्ट फेरमेट में भी हमने देखा एनीमिक कंडीशंस है, हमने 3x पावर में ये इसको दिया, और 15-16 दिन के बाद उसमें थोड़ा सा आंखों के नीचे की स्वेलिंग चली गई। मैंने एक ऑब्जर्व किया कि एपिसमेल 200 पावर देने से आंखों की सूजन नीचे की चली गई, थोड़ी सी स्वेलिंग, उसकी पफी फेस कम हुआ, चूंकि सीरम क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ था, इसलिए बहुत ज्यादा उस पर वो ईमान की चलता था कि हमें तो लंबे समय तक होम्योपैथी लेना है। सेकंड प्रिस्क्रिप्शन जो हमने बनाया, वापस चूंकि रिस्पांस लग रहा था और कह रहा था डॉक्टर साहब मेरी दवा चालू रखना है, क्योंकि हमें अभी पूरा जैसा मिलना चाहिए। हमने दवा रखा। एक मेडिसिन हमने जरूर पढ़ा, जिंको बिलोबा में। जिंको बिलोबा में एनीमिया की खास कंडीशंस बताई और न्यूरो सिस्टम पर भी है। तो जब हमने उसको 15 ड्रॉप्स दिन में 3 बार देना चालू किया, तो मुझे लगा कि वो पेशेंट कहता है इस दवा से मुझे मेरे पैरों में एक ताकत सी महसूस होने लगी, और मुझे लगता है मुझे शक्ति आ रही है। चूंकि एलोपैथी ऑलरेडी वो खा रहा है, ड्रग सिस्टम उसमें ऑलरेडी है, और रेगुलर डॉक्टर 3-4 दवाएं दे रहे हैं, तो हमने देखा कि हमारी मेडिसिन के बाद उसको रिस्पांस काफी मिलना चालू हुआ। हाँ कि 3 साल से वो पेशेंट हमारे पास है, अच्छा रिस्पांस है, और कह रहा है कि एलोपैथ डॉक्टर डरा रहे हैं कि आपको डायलिसिस करना पड़ेगा, इसलिए मुझे होम्योपैथी लेना है। और मैंने देखा कि उसके एनीमिया की कंडीशन, हीमोग्लोबिन की परसेंटेज हमने काफी अच्छी रिस्पांस भी देखा है। मैं कुछ मेडिसिन, चूंकि एक केस टेकिंग था, हमने कहा कि मैं एक केस हिस्ट्री आपके सामने बताऊं। कुछ मेडिसिन अक्सर जो हमने इस 20-25 साल की प्रैक्टिस में मैंने देखा है, मैं इस पे डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन एसिटिक एसिड का, एसिड फास का, अर्जेंटम नाइट्रिकम का, आर्सेनिक एल्ब का इफेक्ट देखा गया। कैलकेरिया आर्स जो मेरी बहुत प्रेट हो गई कि कई जहां पैल्पिटेशन शुरू होता है और सांस भराने लगती, ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड पैल्पिटेशन, मुझे पहले कैलकेरिया आर्स के बारे में जरूर आता है, ये जरूर देख लेता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैलकेरिया आर्स से मिल रहा है, थोड़ा बहुत उसकी कंपैरेटिव है कि नहीं। कैलकेरिया फास्ट चूंकि बायोकेमिक दवा है, और अक्सर जब हम टीसीए साइकिल में जाएं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, और जब हम पढ़ते हैं क्रेब साइकिल, तो हमें कैलकेरिया फास्ट और फास्फोरिक एसिड के बारे में, सक्सिन कोएंजाइम ए के बारे में, एटीपी, एडीपी, एनएडीपीएच2 के बारे में, एफईडीपीएच2 के बारे में हमें ध्यान में आता है। तो कैल्शियम का प्रभाव है, तो हम बायोकेमिक मेडिसिन को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हम अपने मेडिसिन में शामिल कर सकते हैं।
सबसे अच्छा जो मैंने देखा कैलोट्रॉपिस का, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है कि ऐसे केसेस में हम अगर मदार जहां वैसे ओबेसिटी के केस में उपयोग किया जाता है, लेकिन मैंने देखा है कि स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए कैलोट्रॉपिस देते हैं। एक टेस्टिकुलर स्वेलिंग में हमने इसको उपयोग देखा था, एनीमिया में हम अक्सर देते रहते हैं, जो मेरा अनुभव है। सियोनेंथस ये मेरा आजमाया हुआ है। मैं अक्सर स्प्लीन के केस में जहां लंबे समय तक मलेरिया चल रहा हो, खांसी की शिकायत हो, मैं देता हूं। क्यूप्रामास, फेरम फास्ट, फेरम मेटेलिकम, फेरम पिक्रिक, कई ऐसे दवाएं हैं। मैं ग्रेफाइटिस जरूर बुक्स में लिखा, लेकिन एनीमिया के केस में मैंने अपना अनुभव बहुत ज्यादा उसमें नहीं पाया है, लेकिन लिखा गया है कि रेड फेस दिखता है। नेट्रम म्यूर बहुत ज्यादा उपयोग में किया गया है, इसके फाइंडिंग हमने देखे हैं। नक्स बोमिका 3x के बजाय मैं स्टिक्नाइन फास्ट प्रेफर करता हूं एनीमिया के केस में, बहुत अच्छे रिस्पांस, जो कि अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम जुड़े हुए हैं तो स्टिक्नाइन फास्ट का और नर्व से रिलेटेड है तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। ट्यूक्रियम अक्सर हम लोग वॉर्म के केस में देते रहते हैं। एडवाइस किया गया है कि 1 डोज 10 ml का दे करके इंतजार करें, लेकिन ट्यूक्रियम लोअर पावर में अगर हम देते हैं तो कई एनीमिक कंडीशंस में, चूंकि वॉर्म के कारण से वॉर्म इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो ऐसे कंडीशंस में ट्यूक्रियम का लाभ देखा गया है। कुछ दवाइयां हमने जो हम अक्सर देते रहते हैं, पल्सेटिला है, फेरम मेटेलिकम है, जो हमने आपको कोट किया है अपने केसेस में, उसमें दिया है। कैलोट्रॉपिस हमने आपको बता दिया। पिक्रिक एसिड, एनीमिया के केस में पिक्रिक एसिड का सबसे अच्छा रोल देखा गया। इसको तो एनर्जी टॉनिक भी कहा जाता है। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन जब बंद हो जाता है, ऐसा किताबों में भी लिखा, हमने पढ़ा भी है, और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया, इन सब के जब एब्जॉर्प्शन बंद हो जाता है तो इसको देने से खास करके पेशेंट तकलीफ लेकर के आता, हाथ पैर में, कमर में दर्द होना, थकान लगना, भारीपन महसूस होना, खास करके स्पाइन बोलता है कि स्पाइन में मेरे दर्द हो रही। स्टिक्नाइन फास्ट में भी बर्निंग पेन बना रहता है, और ये दवाइयां बीच में कई केसेस में, चूंकि कई केसेस में हमने इसका रिजल्ट देखा है, इसलिए मैंने इसको कोट किया है। साइक्लोमेन खास करके हमने पीरियोडिकल कंडेंस उसमें हमने उपयोग किया है। मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा। अभी 20 से 25 लड़कियां जो 14 से 18 साल के बीच में हैं, जो सेवा भारती द्वारा एक हॉस्टल में रहती हैं, उनका मैंने सर्वे किया और अक्सर देखा कि पीरियोडिकल प्रॉब्लम है, एनीमिक है, आदिवासी अंचल से आई है, जिसको सेवा भारती पढ़ा रही है। मैं रेगुलर वहां पर उनको मेडिसिन देता हूं, तो कई मेडिसिन से मैंने यूरोपियम का सबसे अच्छा रोल देखा, फेरम फास्ट का देखा। नेट्रम म्यूर भी, जिसको हम जियोग्राफिकल टंग और सुन्नता देखने से लगता खूब खिलाया जा रहा है, लेकिन खाने के बाद भी उसको शरीर में लग नहीं रही, पतला दुबला है, धड़कन बढ़ जाती, ऐसे केसेस में नेट्रम म्यूर देखे गए हैं। फास्फोरस हमारी सबसे प्रिय मेडिसिन है कि फास्फोरस का कॉन्स्टिट्यूशन अगर मिल जाए, उसका टेम्परामेंट मिल जाए, तो ऐसी कंडीशन जहां ब्लीडिंग होती, खास करके हमने देखा है कि नोज ब्लीडिंग, अक्सर बच्चे को सर्दी जुकाम हुआ या टेंडेंसी बन गई, गर्मी आया, सर्दी आई, उसको नोज ब्लीडिंग होने लगती है, और काफी ब्लीडिंग होती है, खून की कमी होने लगती है, तो फास्फोरस देने से एपिस्टेक्सिस, नोज ब्लीडिंग, और कहीं भी अगर लंबे समय तक सिर दर्द बना हुआ है, उसको बीमार जैसा दिख रहा है, खाली महसूस हो रहा है, खास करके मेम्ब्रेन पर इसका वर्क है, तो वहां पर फास्फोरस इफेक्ट देखा गया है। कैलकेरिया फास्ट हम आपको बता चुके हैं कि कैलकेरिया फास्ट हम देते हैं, खास करके जोड़ों के। कई बार डॉक्टर लोग इटोसिन या पेन किलर, एनाल्जेसिक देते रहते हैं। अगर हम लोग केवल अपनी होम्योपैथी की मेडिसिन को कैलकेरिया फास्ट, फेरम फास्ट और नेट्रम फास्ट, इन मेडिसिन का सिलेक्शन करें, तो कैलकेरिया फास्ट के केसेस हमने देखा कि अगर लंबे केवल कैलकेरिया फास्ट अगर चला दिया जाए होम्योपैथी अप्रोच में, एक आध होम्योपैथी मेडिसिन सेलेक्ट करें, तो शायद दर्द बंद हो जाता है। इसीलिए अक्सर लोग दुकान से, जिसको हम बार्गेन काउंटर कहते हैं, वहां से लेके आते रहते हैं। कैलकेरिया फास्ट इफेक्टिव है। आर्सेनिक ने तो पूरे विश्व में कमाल कर दिया। आर्सेनिक केवल एक केस में नहीं है, आर्सेनिक एल्बम पर्निशियस एनीमिया में, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में, जहां कमजोरी आ जाती है, और खास करके पीरियोडिकल गड़बड़ हो
और मलेरिया अगर कहीं बीच में आ गया तो उसको थकान महसूस होना, और खास करके चिड़चिड़ापन, बेचैनी सबसे ज्यादा सुबह के समय, नब्ज जैसा कि उसका मॉडलिटी है, सुबह 3-4 बजे 1 बजे के बाद से कंप्लेंट होती, तो आर्सेनिक के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। अब मैं कुछ खास मेडिसिन तो और भी हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करें। मेरा एक ही कहना है कि जैसा कि वन साइडेड डिजीज में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जहां कुछ ही सिम्टम्स होते हैं, फिर भी होम्योपैथ हम लोग स्यूडो क्रॉनिक डिजीज कहते हैं, और उसको हम सोरिक मैनिफेस्टेशन है, तो हमें डाइट एंड रेजिमेंट पर भी ध्यान देना होगा। ऑब्स्टिकल टू क्योर में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, हमने लाख टोटलिटी ऑफ सिम्टम बना दिया, सम टोटल कर दिया, लॉजिकल बना लिया, लेकिन अगर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट नहीं दिए जाएंगे तो हमारी मेडिसिन का शायद इफेक्ट नहीं आएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि मन और शरीर दोनों को एक साथ ठीक करने के लिए हमें आहार पर बहुत ध्यान देना चाहिए। इसलिए हमने चूंकि सर से मेरी साहनी सर ने कहा कि प्रिवेंशन पर भी आप अपना एस्पेक्ट जरूर रखिएगा, मैंने इस चीज को रखा। हेल्दी डाइट होना चाहिए। अगर हम सवेरे अंकुरित अनाज और सारी जूसेस अगर हम प्रेफर करते हैं, वेजिटेबल सूप प्रेफर करते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में मैं अपने यहाँ खुद एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। विद इन शॉर्ट टाइम में मेरी सासू माँ, जिनका हीमोग्लोबिन 3 ग्राम था, डॉक्टर ने इंडिकेट किया था यहाँ, डॉक्टर नैयर ने, कि इनको ट्रांसवर्स कोलन कार्सिनोमा है और 40 बॉटल ब्लड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस समय वो 65 साल की थी और ये चांसेस नहीं है। हमने 3 सब्जियों के जब सूप मिला करके उनको देना चालू किया, और हमारी मेडिसिन कैलकेरिया फास्ट, नाइट्रम म्यूर और फेरम फास्ट फेवरेट थी, मैं देना चालू किया। आपको मैं बताऊंगा 6 महीने में उनका हीमोग्लोबिन 9 ग्राम आया। डॉक्टर सरप्राइज किए। न केवल उतना, बल्कि देखा गया कि हमारी होम्योपैथी कांडोरेंगो और हार्डस्टिस से वो अंदर का जो उनका ब्लीडिंग हो रही थी, जो ट्रांसवर्स कोलन कार्सिनोमा था, वो भी काफी हील हो गया। मेरी सासू माँ 94 साल की है। मेरा खुद का अनुभव, इसलिए होम्योपैथी से प्रेरित भी हुआ कि हमें कैसे आगे काम करना चाहिए। आयरन युक्त खाद्य पदार्थ खाने से एनीमिया से बचा जा सकता है। विटामिन सी, फोलेट का उपयोग किया जाना चाहिए। आयरन की एब्जॉर्प्शन अच्छा बना रहे, ऐसे खाद्य पदार्थ होने चाहिए कि जो हम खाएं वो पचे। हम लोहे के बर्तनों में खाना बंद कर दी, स्टील में आ जाएंगे। अगर आयरन हमें सप्लीमेंट चाहिए तो पालक और इन सब सब्जियों के साथ साथ कभी कभी घरों में लोहे के बर्तनों में भी खाना खाना चाहिए। अगर आहार ऐसा लग रहा है कि भाई आपको B12 और फॉलेट की कमी हो रही है, तो हमें कुछ दवाइयां और कुछ हमें खाद्य पदार्थ अपने को बढ़ाना चाहिए। और सबसे ऑब्स्टिकल टू क्योर में हम जहां पढ़ते हैं डाइट एंड रेजिमेंट, मेडिसिन ओरिएंटेड डाइट एंड डिजीज ओरिएंटेड डाइट हम लोग पढ़ाते ही हैं, तो हमें ये धूम्रपान, अल्कोहलिक कंडीशन से भी बचना चाहिए। कुछ खाद्य पदार्थ जो हमने लिखे हैं कि फल, केला, सेब, नाशपाती, अंगूर, खुबानी, संतरा, पपीता। अब पपीते की बात करें, हमारा अनुभव है कि कैलकेरिया पपैया 3x पावर में, 2x पावर में, मदर टिंचर 1x पावर में लंबे समय तक अगर हम देते हैं तो ये प्लेटलेट काउंट जो कम हो जाते हैं वो बराबर बनाया जा सकता है। नेट्रम सल्फ का भी मेरा अनुभव है कि अगर हम कैलकेरिया पपैया, सियोनेंथस और नेट्रम सल्फ के बारे में सोचते हैं तो हम अच्छे इससे रिजल्ट पा सकते हैं, क्योंकि ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी रखते हैं। तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। पालक, गाजर, चुकंदर, टमाटर, मेथी, बैगन। अब मैं टमाटर के बारे में, लाइकोपोडियम पर्सिकम लाइकोपीन है, हम इसलिए भी खाने के देते हैं। लाइकोपीन का काम है सर्कुलेशन को फास्ट करना, लो प्रेशर को फास्ट करना, तो लाइकोपीन इसलिए भी काम की है। अगर हम देखें जो एलोपैथी डॉक्टर्स हैं, उनके जो मल्टीविटामिन के कैप्सूल देते हैं उसमें टमाटर है, लाइकोपर्सिकम है, एलोवेरा, आंवला, ये सब जरूर उपयोग करना चाहिए। सीड्स में सूरजमुखी के बीज, मैंने देखा कि कद्दू के बीज, और हम लोग गांव में, उत्तर प्रदेश और बिहार के गांव में बथुआ खाने की बहुत ज्यादा है। आपको आर्टिमेसिया वल्गेरिस और सीना के बारे में उसमें सेंटोनाइन होता है। अगर हम सीना पढ़ते हैं, हम सेंटोनाइन 3x पढ़ते हैं। अगर सेंटोनाइन पर जाएं तो लो पावर होम्योपैथी अप्रोच, हमारी मेडिसिन भी हुई और डाइट भी हुई, तो हम इससे वर्म की स्थिति को, कद्दू के बीज खाने से वर्म खत्म हो जाते हैं। तो अगर हम एनीमिया ड्यू टू वर्म हो रहा है
तो हम उस आहार को जोड़ लेंगे तो हमारी मेडिसिन का सप्लीमेंट अच्छा हो जाएगा। बादाम है, अखरोट है, गुड़ के साथ मूंगफली है, किशमिश है, इन सब का उपयोग। इसके अलावा दूध से बने उत्पाद, ब्राउन चावल, सोयाबीन, अनाज, हम जो खाते हैं वो हमें जरूर लेना चाहिए। और इसके क्योंकि डाइटरी रेजिमेन अगर बराबर ध्यान नहीं रखेंगे तो शायद हम इस स्थिति को स्वस्थ करने में कमजोर पाएंगे, केवल मेडिसिन के आधार पर नहीं हो सकता है। हमारा एक कॉन्सेप्ट है, हम अपने पेशेंट को अक्सर क्लिनिक पे बताया करते हैं, नियम, नियत, आहार, ये 3 चीज रहना चाहिए। नियम से रहें, परफेक्ट रहें, समय पर खाएं, समय पर उठें, समय पर अध्ययन हो, समय पर टीचिंग हो, समय पर सब कुछ अगर रहेगा तो हम एडमिनिस्ट्रेशन, अनुशासन में बने रहेंगे, तो हमारी नियति भी ठीक रहेगी। हम अपने मरीज के साथ बराबर नियमित नियत बनाकर रखेंगे। आहार का सबसे बड़ा रोल है। पहले हमारे भारतीय सभ्यता में है सात्विक आहार, तामसिक आहार, जैसा आहार होगा वैसा विचार होगा, जैसा विचार होगा वैसे व्यवहार होगा। इसी को हम आरोग्य कहते हैं। आरोग्य जिसको हम लोग कहते हैं माइंड। हम पढ़ते ही हैं कि हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी इज कॉल्ड हेल्थ। नाउ अब सोशल वेलबींग हो गया, तो हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन माइंड एंड बॉडी में बराबर बना रहे, इसके लिए भी तो होम्योपैथी अप्रोच अडॉप्ट करने की जरूरत है। इसीलिए तो हम उसको होलिस्टिक कॉन्सेप्ट कहते हैं कि हम माइंड, संपूर्ण स्वास्थ्य तभी होगा जब मन और शरीर का समन्वय बना रहे। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट परफॉर्म इट्स इक्वल प्रोपोर्शन। ये ऐसी मेडिसिन देना चाहिए, ऐसे डाइट में जोड़ना चाहिए, ये आवश्यक है। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे विचार जैसे होंगे, हम चाहे कितना भी अच्छी मेडिसिन दे दें, टोटालिटी बना दें, टोटालिटी बनाने के बाद भी अच्छी दवा का सिलेक्शन कर लें, प्रॉपर अगर डोज नहीं मिलेगा, प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा तो एक्शन नहीं होगा, ये सब भी हो जाए, लेकिन अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट में बने रहेंगे, हम सकारात्मक विचार नहीं रहेगा, तो हमारे ऊपर दवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अक्सर एलोपैथी डॉक्टर यही कहते हैं कि सारा रिपोर्ट करा लिया, इन्वेस्टिगेशन करा लिया, उनके हीमोग्लोबिन भी ठीक दिख गए, लेकिन पेशेंट कहता है कि मेरी नींद बराबर नहीं है, मुझे घबराहट हो रही, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये एक निगेटिव एस्पेक्ट हो गया। तो जैसा कि अभी शुरुआत में आदरणीय सानी साहब ने कहा, 1 मिनट का मौन रखना चाहिए। मन, और चूंकि आप लिखते रहते हैं तो मन को संभालना बहुत जरूरी है चिकित्सा के लिए। हमारी होम्योपैथी चिकित्सा मन को कंट्रोल करने, जैसा हम सोचेंगे, हम दुखी बने रहेंगे तो हमेशा दुख में रहेंगे, हम बीमार रहेंगे। हम अगर सुख की अनुभूति करेंगे, हम अच्छे दिनों की याद करेंगे, तो शायद हम अच्छे बने रहेंगे, स्वस्थ बने रहेंगे। ये हमारे विचार होने चाहिए। और मुझे लगता है कि जब हम वन साइडेड डिजीज में लोकल डिजीज और मेंटल डिजीज पढ़ाते हैं, तो मेंटल डिजीज में कहा जाता है कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, सोमेटोसाइकिक डिसऑर्डर, डाउटफुल ओरिजिन, एंजाइटी, ये सब भी एनीमिया के कारण बनते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो हमें कंसीडर करना चाहिए और गाइड एंड काउंसलिंग बराबर होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। काउंसलिंग में हम उसके मन को जितना अच्छा स्ट्रांग बनाएंगे तो एक्सेप्टेंस भी वैसा ही होगा। ये हम एक अप्रोच लेकर के आए थे कि हमें ऐसा सोचना चाहिए। और होम्योपैथी के लिए हमको, चूंकि होम्योपैथिक परिवार है जहाँ जात पात बिरादरी का कोई ये नहीं है, हम सबको मिलकर के होम्योपैथी के अप्रोच कैसे हों। अभी मैं एक 1 मिनट और बताऊंगा। मैं फेसबुक पे पढ़ रहा था, स्वरूप जी ने कुछ उस पर लिखा हुआ था, एक ने कमेंट्स किया कि 1x पावर अगर दे रहे हैं तो होम्योपैथी नहीं, नन होम्योपैथी। तो हम होम्योपैथ मिलकर के होम्योपैथी के अगेंस्ट में क्यों बात कर रहे हैं? हम बात करें कि अगर एडिशन हनीमैन जी होते, हमारे मास्टर, या कोई नया बनता, तो 7वां एडिशन भी आता, 8वां एडिशन भी आता। उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। तो हमें इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। और हम होम्योपैथी कैसे बढ़े, हम कैसे आगे बढ़े, हमारी प्रिंसिपल्स हैं, इजीली कॉम्प्रिहेंसिव प्रिंसिपल को बात में रखते हुए हमें काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये छोटा सा प्रेजेंटेशन हमने आप सबके सामने रखा। हो सकता है कि हमारे बताने में, हमारे कहने में किसी को कोई संतुष्टि बराबर ना हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और मैं चाहूंगा कि एक छात्र को अगर आप बताएंगे तो शायद हमें आगे इम्प्रूवमेंट करने में सुविधा होगी। थैंक यू सर। कुछ प्रकाश डाल सकते हैं तो थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया पर अगर कुछ शेयर कर सकते हैं तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि सऊदी अरबिया में तो जो भी केसेस होते हैं एनीमिया के, वो सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया ज्यादा पाया जाता है। थैंक यू सर।
मैं सानी साहब से निवेदन करूंगा कि एक मौका और दिया जाए जिसमें थैलीसीमिया और सिकल सेल एनीमिया पे बात किया जाए, कि इंदौर में काम भी चल रहा है। क्योंकि आज का प्रिपरेशन मैंने एनीमिया इन जनरल, स्पेशली आयरन डिफिशियंसी पर किया है, और थैलीसीमिया पर हमारे जो अनुभव हैं, जो मेरे यहाँ मेजर और माइनर थैलीसीमिया के पेशेंट हैं, 2-3 पेशेंट हैं। जैसा कि सानी सर ने कहा कि ये एकेडमिक भी हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। प्रैक्टिस तो ठीक है, ईश्वर की कृपा है, पढ़ने की आदत है। लेकिन अहमद साहब, मैं आपको, सानी साहब अगले वीक में अगर कोई समय देंगे तो थैलीसीमिया पर हम इस पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, मेरा जो अनुभव है, पल्सेटिला 3x पावर में, फेरम मेट, फेरम पिक्रिक, फेरम फास पे हमने बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशंस में काम किया। मेरे पास जो लीकीमिया के केस थे और थैलीसीमिया के तो बच्चे 2-3 है ही हैं, तो मेरा जो अनुभव है ऐसे केसेस में, मैं लीवर रेमेडी को सबसे पहले प्रेफर करता हूं। मैं उन मेडिसिन को सबसे पहले देता हूं, ताकि चियोनेंथस है, सियोनेंथस है, मैरिका है, क्योंकि अक्सर इफेक्ट जो आता है इन सब स्थितियों में, अगर हम पहले से ठीक कर लें। हमें डॉक्टर क्रॉम्पटन बर्नर्ड की बात याद आती है कि उन्होंने ऑर्गेनोपैथी के नाम से वो फेमस हुए, और ब्रायनिया के लेने से प्लूरेसी उनकी ठीक हुई। जब नेचुरली है प्लूरेसी थी तो एनीमिक कंडीशंस रही होगी। उन्होंने जो लिखा है कि 50 रीजन्स फॉर बीइंग होम्योपैथ, तो एक होम्योपैथ को सोचना चाहिए कि अगर दवाएं ये सब लेते रहेंगे, इवन थायराइड के केस में भी लंबे समय तक लेने पे एसिमिलेशन कम हो जाता है, एनीमिक कंडीशंस डेवलप हो जाती, कमजोरी आती है। तो अगर हम कुछ दवाएं जो आर्गन रेमेडी के नाम से हैं, अगर हम उसको भी प्रेफर करें, उनको देने लगे, तो शायद उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। फेरमेट और कैलकेरिया आर्स, इन सब के पीछे, चियोनेंथस के पीछे मेरा अपना ये स्प्लीन 3x, हम आपको बताएं कि हम आर्किक है, ओवेरिन है, ऊफरेनम है, स्प्लीन 3x, हमारे बहुत अच्छे अनुभव हैं कि हम एनीमिया के केस में, थैलीसीमिया के केस में स्प्लीन 6x 3x हम अवेलेबल करवाते हैं और वो देते हैं, तो उससे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो हम थैलीसीमिया और सिकल सेल एनीमिया पर एक असल अलग से टॉपिक हमारे आदरणीय सानी साहब जब कहेंगे, हमें आदेश देंगे, तो ये शिक्षक और छात्र आपके सामने उपस्थित होकर इस पे चर्चा जरूर करेगा। You must use the organ remedies along with homeopathic similimum. Yeah. Then you will get very fine result. Yes. See, there will be a maintaining cost. Yes. Maintaining cost. That cost should be removed. Yes. And then give the remedies what you have said. A lot of remedies you have said. We can give that medicine and fantastically it will that patient will improve. No doubt in that. जब मैं स्टूडेंट था 85-84 की बात कर रहा हूं, आई एम आस्किंग यू 12 ऑब्जर्वेशन, 5वां नंबर, 5th ऑब्जर्वेशन ऑफ केंट, एमेलियोरेशन कम फर्स्ट, एग्रावेशन आफ्टरवर्ड। तो हमें बता दिया जाएगा कि मेंटेनिंग कॉज मस्ट बी रिमूव फर्स्ट, इफ द कॉज विल रिमेन सेम, cure is not possible. So try to remove the fundamental as well as the maintaining cause of the disease. क्योंकि highest ideal of cure is rapid, gentle, permanent restoration of health or annihilation of disease in its whole extent, in the shortest, harmless, reliable way, which is based on agely comprehensive principle. To consider to follow the homeopathic principles, fundamental principles, maintaining cause must be removed. So thank you, sir. Maintaining cause without the removal of cause, annihilation of disease is not possible, and that is must. So every homeopath should must think about the removal of cause, sir. Otherwise, it will come as an obstruction to cure, sir. Yeah. वो होम्योपैथी में कन्वर्ट क्यों हुए? आप पहले बजाय इससे कमेंट्स करने के एविडेंस बेस्ड को लेने के लिए पहले उनकी प्रूविंग देख लें। क्या डॉक्टर विलियम बोरिक ने प्रूविंग नहीं की? क्या डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन पी हेरिंग ने नहीं की? उनके लिटरेचर हम लोग लेकर के अगर पुटअप करें तो शायद होम्योपैथी की साइंटिफिक सिटी में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और आप लोग जो बड़े लोग हैं, सीनियर मोस्ट लोग हैं, इस चीज को लेकर के आए कि जो लिखा गया है वो लिटरेचर आज भी अपने में प्रूव्ड है और उसकी मेंटल स्टेट एक एक टिश्यू सेल तक लिखा है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस पर भी एक टॉपिक रखना चाहिए कि बड़े बड़े साइंटिस्ट के जो लिखे गए हैं, जैसे क्रॉम्प्ट बर्नेट है और विलियम बोरिक हैं, केंट हैं, कुछ ऐसे कि उन पर बोला जाए, उन्होंने अपने क्या लिखे हैं, तो शायद हमारे एजुकेशन नए आने वाली युवा पीढ़ी को ज्यादा मिलेगा। कुछ उनको उत्साहित करना, हमें प्रेरक, उनको एक रास्ता दिखाने की बात करनी होगी, क्योंकि अब धीरे धीरे बच्चों में एक नई जागृति जगाना होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ।